रेजा पहलवी का एक बहुत बड़ा ऐलान। ईरान लौटने को मैं तैयार हूं, पहलवी ये कह रहे हैं। ईरान के हालात पर हमारी नजर है। तो अगले 48 घंटों से ज्यादा का वक्त, और इस बीच वार पलटवार और रेजा पहलवी का ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। और बाकी की चर्चा के लिए वापस लोवर स्टूडियो का रुख करते हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इसी पर मैं जाऊंगा। जनरल चतुर्वेदी, जिस तरह से यहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है, अमेरिका में देखिए उसने आसपास तमाम अमेरिका के बेसिस पर अटैक किए हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको उसमें कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है, कोई पैटर्न नजर आता है, या ये केवल फायर फाइटिंग हो रही है कि जितना नुकसान है पहुंचा सके अमेरिका और इजराइल को पहुंचाते हैं? गौरव, आज की जो स्थिति है, जो लीडरशिप है, नेतृत्व है ईरान का, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुछ सेकंड रंग लीडर्स भी उन पे अटैक हुआ है। कोई भी कोऑर्डिनेशन इस वक्त ईरान की तरफ से नहीं है, लेकिन ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, उनका बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े लीडर थे, उनको मार डाला गया है। तो इसके भावनात्मक रिएक्शन ज़्यादा है, ना कि कोई स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन हो। और कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रही है। नहीं तो एक साथ 15 देशों को और आप नाराज कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपके साथ होते, लेकिन उनके ऊपर भी आप हमला कर रहे हैं। आपने बड़ा मुझे एक यहाँ पर क्लू दिया है, यूरोप तक, क्योंकि 15 देशों में यूरोप भी शामिल है। और यूरोप अभी, मनीष, इस वॉर में एक्टिवली नहीं आया है, लेकिन यूरोप का स्टैंड क्या है? ब्रिटेन ने अपने बेसेस दिए हैं, जर्मनी, फ्रांस के नेवल बेस पे कल वहाँ पर अटैक हुआ, हमने देखा। यहाँ पर गल्फ में जर्मनी के एक टूरिस्ट शिप पर आप अटैक कर देते हैं। तो यूरोप को लेकर, का अभी क्या रिएक्शन है? यूरोप किस तरह से इस वॉर को देख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूरोप अमेरिका के साथ है। पहली बात तो यह है कि पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन ने IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। और दूसरी बात है कि आपको याद है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का वो व्हाट्सएप मैसेज जो कि लीक कर दिया था ट्रंप ने, तो उसमें उन्होंने यही तो कहा था कि हम लोग तो तैयार हैं ईरान के मामले पे, आप हमारा ग्रीनलैंड बख्श दीजिए। कहने का मतलब यह है कि यूरोप के सभी देश अमेरिका के साथ हैं। जब जैसी जितनी जरूरत पड़ेगी अमेरिका उनकी मदद ले लेगा। और ये भी मत सोचिए कि ब्रिटेन नाराज है, ये नाराज है, कोई नहीं नाराज है। जितनी मदद अमेरिका को चाहिए होगी, जितनी मदद इजराइल को चाहिए होगी, वो सब देने को तैयार है, क्योंकि उन सब के एसेट्स हैं और वो सब भाग भी ले रहे हैं। बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि पहले दिन जब आयतुल्लाह खमनेई को मारा गया तो उस समय उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भी अपने फाइटर जेट भेजे थे। तो यहां बस खाली ट्रंप क्रेडिट नहीं देंगे उनको, लेकिन उनसे मदद लेते रहेंगे। अब जो दूसरी बात आती है कि क्या ये जंग का दायरा यूरोप तक जाएगा, तो फिलहाल तो ईरान की तरफ से यूरोपियन देशों के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको अटैक किया जा रहा है। तब एक सवाल और है, एक सवाल और है कमोडोर काले। देखिए, सेंटकॉम का हम जानते हैं, सेंट्रल कमांड का गल्फ में कितना ज्यादा वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट है, और उसके अलावा इजराइल अपने आप में एक बड़ी फायर पावर है, एक बड़ी मिलिट्री पावर है। क्या ये माने कि ईरान फंस गया है? हालांकि उस पर ये वॉर थोपी गई है, लेकिन उसके बावजूद ईरान को फंसा दिया इन दोनों ने इतनी लंबी तैयारी के बाद। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान फंस गया है। देखिए, ईरान को पता था ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, और ईरान की एग्जिस्टेंशियल लड़ाई इसलिए है क्योंकि वो अगर एक कंट्री रहना चाहता है तो देन उसको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी टिल दी एंड। अदरवाइज रेजिम चेंज नहीं तो बाल्कनाइजेशन तो डेफिनेटली पॉसिबल है, और उसके बारे में डिस्कशन भी हो चुका है, उसमें समय लगेगा। तो ईरान की एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, चाहे कोई माने ना माने। मेरा अपना मानना है कि ये उनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई डेफिनेटली है, और वो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर संदीप, मुझे ये बताइए, यहां पर कौन सी वो बात होगी जहां पर आपको लगता है कि ईरान इन मुद्दों पर अब आकर मानेगा कि हाँ चलो ठीक है, अब यहां पर समझौता कर? क्या वो अमेरिका की शर्तें मानेगा? गौरव जी, इस माहौल में मुझे नहीं लगता है, और ईरान की जो भी लीडरशिप काम कर रही है उन्होंने खुलकर कहा है कि ये वक्त जंग के दौर पर यहाँ पर डायलॉग, डिप्लोमेसी, टॉक का समय नहीं है। हाँ। ये खत्म करने का, मारने का समय है, और वो कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पहले कहा था यदि हमें छोड़ेंगे आप, और खमैनी को जब से असैसिनेशन किया गया उसके बाद से लगातार ईरान सिर्फ अपने एक ही टारगेट पर है कि खत्म करना है, खत्म करना। और इस पूरी जंग के दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का डिप्लोमेसी का कोई भी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। यदि हो रहा है, हम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बात करने के लिए आ जाए। अरे ये मजाक है, आपने उसकी टॉप लीडरशिप को मार दिया, फिर बात करने के लिए आ जाए।
और बात ही करना था तो आपको ओमान तो करवा रहा था बात। अरे बात अब करते जिनेवा करते ही में तो बात मार हो रही दिया। थी। जिनेवा में बात ही कर रहे थे और आपने मार दिया। हाँ, जिनेवा में बात हो रही थी और ओमान की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम वहां तक पहुंच गए, पीस तक पहुंच गए, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करने की ईरान तक। तो यहां से पीछे हट करके आपने वॉर स्टार्ट कर दिया और फिर बीच में कह रहे हो कि हम बात करने की तैयार। तो ये मजाक है, ये बात ईरान समझता है और ईरान ये भी जानता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचने के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए कुछ बड़ी खबरें भी आ रही, सीधे विपिन के पास जाना होगा। विपिन, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, ये हिला देने वाली खबरें हैं। B2 बॉम्बर से हमले के बाद तेहरान में भारी तबाही। हमले के बाद तेहरान में ऐसा कहा जा रहा है कि विध्वंस हो रहा है। अमेरिका के 3 B2 बॉम्बर्स ने यह पूरी तबाही मचाई है और तस्वीरें देख लीजिए, प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं ये वो उस B2 बॉम्बर की जो अमेरिका की ताकत है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बिना रुके उड़ान भरने के बाद रात भर ईरान शासन के ठिकानों पर इसी B2 बॉम्बर्स ने हमले किए हैं और ये जो भारी तबाही पूरे ईरान में, स्पेशली तेहरान में हुई है, उसमें 3 B2 बॉम्बर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। अमेरिका का सबसे ताकतवर बॉम्बर इसको कहा जाता है। किसी भी शहर को मिनटों में निस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है।